नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे गति करती है, दिन और रात कैसे होता है, सुबह और शाम कैसे होता है, ऋतुओं में परिवर्तन कैसे पाया जाता है, दिन और रात की अवधि में अंतर कैसे पाया जाता है। इन सारी की सारी बातों पर आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की गतियों को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वह झुकी हुई है। यहाँ झुकाव से भी प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लोग झुकाव को लेकर देख लेते हैं कि हमारे यहाँ झुकाव से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, यदि हमारी पृथ्वी के झुकाव के बारे में बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के झुकाव के बारे में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जो पूछा जाता है वह अक्ष से पूछा जाता है और एक जो पूछा जाता है वह कक्ष से पूछा जाता है। और चाहे अक्ष से कहें या इसी को कहें लंबवत से कितनी झुकी हुई है, और ये कहें कक्ष कहें या ये कहें क्षैतिज कितनी झुकी हुई है, या कभी कभी इसी को कह दिया जाता है कि हमारी पृथ्वी अपने मार्ग पर कितनी झुकी हुई है। कुछ भी कहे, सबका उत्तर एक ही होगा। तो हमारी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अक्ष से झुकी हुई है, या कभी कभी कह दिया जाता है अपनी लंबवत अक्ष से झुकी हुई है, तो यह झुकी हुई है 23.5 डिग्री। और जो अपने कक्ष पर झुकी हुई है यह झुकी हुई है 66.5 डिग्री। इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझना। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है इस प्रकार से। ये मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी का जो लंबवत अक्ष होगा ये वाला, ये होगा लंबवत अक्ष। ध्यान देना, ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग होगा बिल्कुल लंबवत अक्ष, ठीक है ना। ये वाला भाग कौन सा होगा, तो ये होगा लंबवत अक्ष। और कक्ष की बात करें तो ये इसका जो मार्ग होगा ना, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होगा इसका ये कक्ष होगा। तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल ऐसे ना होकर कैसे है, तो हम लोग कहेंगे हमारी पृथ्वी जो है बिल्कुल इस प्रकार से है। ये थोड़ा सा इधर झुकी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे है, ऐसे। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी जो है थोड़ा सा झुकी हुई है और इसके बीच का कोण कितना है, तो ये है 23.5 डिग्री। कितना है, तो ये 23.5 डिग्री है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेखा है ये, तो सीधी सी बात है यदि ये 23.5 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, ये बचेगा 66.5 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल ऐसे नहीं है। हमारी पृथ्वी अपने लंबवत अक्ष से ये थोड़ा सा झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, ये ऐसे। तो हमारी पृथ्वी अपने लंबवत अक्ष से तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन अपने कक्ष पर या अपने क्षैतिज तल पर कितनी झुकी हुई है, तो वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये है 23.5 डिग्री और ये है 66.5 डिग्री। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी अपने लंबवत अक्ष से 23.5 डिग्री और अपने कक्ष पर या क्षैतिज तल पर कितनी झुकी हुई है, तब झुकी हुई है 66.5 डिग्री। और इसी झुकाव के साथ हमारी पृथ्वी जो है दो प्रकार की गति करती है। तो यदि हमें से ये पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है, तो ध्यान देना हमारी पृथ्वी जो है वह दो प्रकार की गति करती है। कैसे कैसे गति करती है, ध्यान से समझना। एक तो ये ऐसे ऐसे गति करती है, एक तो ये अपने अक्ष पर ऐसे गति करती है, और साथ ही साथ एक सूरज के चारों ओर ऐसे ऐसे भी चक्कर लगाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। और दूसरे नंबर पे बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये सूरज है, तो सूरज के चारों ओर भी ऐसे ऐसे चक्कर करती है। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक तो घूर्णन गति करती है और एक क्या करती है, तो एक करती है परिक्रमण गति। तो ध्यान देना दोस्तों, यदि हमारी पृथ्वी की गति के बारे में बात किया जाए तो हमारी पृथ्वी जो है दो प्रकार की गति करती है। गति जो करती है वह दो प्रकार की गति करती है। एक तो करती है घूर्णन गति, एक क्या करती है, तो एक करती है घूर्णन गति, और एक क्या करती है, तो एक करती है परिक्रमण गति। एक क्या करती है, तो एक करती है परिक्रमण गति। और घूर्णन गति को ही क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, तो इसे कहा जाता है रोटेशन।
और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रिवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रिवोल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति का मतलब है कि अपने अक्ष पर जो ऐसे ऐसे घूमती है उसी को घूर्णन गति कहा जाता है, और सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। अब ध्यान देना, घूर्णन गति से और क्या होता है? तो ध्यान देना, घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। कैसे होता है? मान लेते हैं कि हम पृथ्वी हैं, तो सूरज की किरणें आएंगी तो इधर तो दिन होगा, लेकिन हमारे पीछे वाले भाग में सूरज की किरणें पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा? रात होगा। और ये ऐसे घूमेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा? तो सुबह हो रहा होगा, तभी तो आगे ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी दोपहर का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा होगा? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि इधर तो दिन, जस्ट पीछे रात, यहाँ पर सुबह हो रहा होगा, यहाँ पर शाम हो रहा होगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही क्या होंगे? दिन और रात होंगे। और क्या होंगे? सुबह और शाम होंगे। यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करना बंद कर दे, यदि ऐसे ऐसे घूर्णन गति करना बंद कर दे, तो हम लोग कहेंगे क्या दिन और रात होगा? तो हम लोग कहेंगे दिन और रात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, यदि घूर्णन गति नहीं करेगा तो हमेशा सूरज की किरणें यहीं पर पड़ेंगी, पीछे वाले भाग पर कभी पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। और जब पीछे वाले भाग पर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है कि यहाँ तो हमेशा दिन, यहाँ पर हमेशा रात होगी। न तो दिन होगा, ना तो रात होगी, ना तो सुबह और शाम होगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? तो हम लोग कहेंगे दिन और रात होते हैं। और क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे सुबह और शाम होते हैं। क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे सुबह एवं शाम होते हैं। और यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करना बंद कर दे तो ये चीजें होंगी? तो हम लोग कहेंगे नहीं होंगी। ठीक है ना? हम लोग कहेंगे नहीं होंगे। इसीलिए घूर्णन गति को ही क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि घूर्णन गति को ही कहा जाता है दैनिक गति। इसी के कारण दिन और रात होते हैं, इसलिए घूर्णन गति को ही क्या कहा जाता है? दैनिक गति कहा जाता है। और इसकी अवधि कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं कि इसकी अवधि देखा जाए तो लगभग में देखा जाए तो ये होता है 24 घंटे। कितना होता है? तो हम लोग कहेंगे लगभग में हो जाता है 24 घंटे। एग्जैक्ट की बात करें तो ये होता है 23 घंटे 56 मिनट। और तो हम लोग कहेंगे 4.09 सेकेंड होता है। 4.09 सेकेंड होता है। ये तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट है। ये तो मान लेते हैं कि घूर्णन गति के कारण होता है। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? तो ध्यान से समझना, परिक्रमण गति के कारण क्या होता है। पहले तो परिक्रमण गति का मतलब क्या है? जो सूरज के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है उसी को क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति कहा जाता है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां पर पहुंच गया पूरा का पूरा, फिर यहां से, इसका मतलब एक परिक्रमण काल पूरा हो गया। और एक परिक्रमण काल पूरा होने का मतलब है कि 1 साल पूरा हो गया। इसका मतलब यह है कि घूर्णन गति के कारण तो दिन और रात होते हैं, लेकिन परिक्रमण गति के कारण क्या होते हैं? वर्ष होते हैं। और भी कुछ होता है? हाँ, और भी कुछ होता है। क्या होता है? ध्यान से समझना। हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल ऐसे झुकी हुई है, तो जब सूरज की किरणें जाएंगी, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध वाला भाग आगे झुका हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में कम पड़ेगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग दूर की ओर है। तो यहाँ पर तो गर्मी होगा, यहाँ पर क्या होगा? सर्दी होगा। फिर ये यहाँ से लेकर धीरे धीरे यहाँ पर आएगा। अब सूरज की किरण जब ये ऐसे झुकाव तो ऐसे है, तो सूरज की किरणें इधर से आना है, तब विषुवत रेखा पर पड़ेगा। और जब विषुवत रेखा पर पड़ेगा, ना तो ज्यादा ठंडी होगा ना तो ज्यादा गर्मी होगा। इसमें दिन और रात की अवधि बराबर होगी। अब फिर यहां से लेकर ये ऐसे जाएगा। अब देखना, अभी तक उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती थी, लेकिन अब कहां पर पड़ेंगी? तो हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग आगे है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा। तो यहां पर तो गर्मी, यहां पर सर्दी होगा। फिर ये पूरा का पूरा घूमते हुए ऐसे जाएगा। अब ये झुकाव तो ऐसे है, सूरज की किरणें तो इधर से जाएंगी, फिर विषुवत रेखा पर पड़ेगा। फिर ना तो ज्यादा ठंडी होगा ना तो ज्यादा गर्मी होगा, ना तो ज्यादा ठंडी होगा ना तो ज्यादा गर्मी होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें फिर पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होगी। फिर ये यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर गर्मी, फिर यहाँ पर ठंडी। इसका मतलब ये है कि ऋतुओं में परिवर्तन भी तो पाया जा रहा है।
तो हम लोग कहेंगे पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण वर्ष होते हैं, और क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। यदि हमारी पृथ्वी परिक्रमण गति करना बंद कर दे तब ना तो वर्ष होंगे, ना तो ऋतुओं में परिवर्तन होगा, ना तो दिन और रात की अवधि में अंतर होगा। तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि पहला पॉइंट तो हम लोग कहेंगे इसी के कारण क्या होता है, वर्ष होते हैं। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे इसी के कारण जो होते हैं वह वर्ष होते हैं। और क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ऋतु में परिवर्तन होता है। क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे ऋतु में परिवर्तन होता है। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। और क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे और जो होता है दिन और रात की अवधि में अंतर, दिन रात की अवधि में क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिन जो छोटा होता है, दिन जो बड़ा होता है, किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही। अब ध्यान देना, इसी के कारण जो होता है, इसी के कारण वर्ष होता है, इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को वार्षिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को वार्षिक गति कहा जाता है। इसकी अवधि कितनी होती है, इसकी अवधि कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं एग्जैक्ट की तो हमेशा बात करते हैं 365 दिन, लेकिन और भी होता है क्या, हम लोग कहेंगे हाँ होता है। कितना होता है, तो ये होता है एग्जैक्ट की बात करें तो 365 दिन तो होता ही है, 365 दिन तो होता ही है, और साथ ही साथ 5 घंटे भी होता है। और क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे 48 मिनट होता है और 46 सेकेंड होता है। इसका मतलब यह है कि 365 दिन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ देखा जाए तो लगभग में ये देखो 5 घंटे 48 मिनट, लगभग में 6 घंटे और भी हो रहा है। यही कारण है, यही 6 घंटे बढ़ते 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 4 साल में कितना हो जाएगा, तो 24 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 साल में, तो हम लोग कहेंगे 24 घंटा हो जाएगा। यही कारण है कि हर चौथे साल क्या आता है, लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष का मतलब फरवरी 29 की होती है। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण तो दिन और रात होते हैं, परिक्रमण गति के कारण वर्ष होते हैं, ऋतु में परिवर्तन होता है, दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है, दिन छोटा होता है, बड़ा होता है। सही है कि नहीं सही है। अब ध्यान से समझना, अब मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। यदि हमारी पृथ्वी झुकी हुई ना होती, ये ऐसे होता। अब भी ये परिक्रमा करता, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब बताओ, दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता, ऋतुओं में परिवर्तन पाया जाता। भाई सूरज की किरणें जाएंगी बराबर पड़ेंगे, यहाँ पर भी होगा सूरज की किरणें आएंगी बराबर पड़ेगा, यहाँ पर भी जाएगा तो सूरज की किरणें जाएंगी बराबर पड़ेगा, यहाँ पर भी जाएगा तो सूरज की किरणें जाएंगी बराबर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वर्ष तो होंगे, वर्ष तो होंगे, लेकिन ऋतुओं में परिवर्तन होगा नहीं होगा, दिन और रात की अवधि में होगा अंतर होगा नहीं होगा। इसका मतलब कभी भी ये पूछ लेगा कि यदि हमारी पृथ्वी झुकी हुई ना होती तब क्या होता, हम लोग कहेंगे ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होगा। और क्या होगा, हम लोग कहेंगे दिन और रात की अवधि में अंतर नहीं होगा। सही है कि नहीं सही। यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करना बंद कर दे तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे दिन और रात नहीं होगा, सुबह और शाम नहीं होगा। सही है कि नहीं सही। इतना समझ में आ गया, या तो लिख लीजिए या तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर आगे देखते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये जो है 21 जून की स्थिति है। इसका मतलब ये है 21 जून की स्थिति में देखोगे तब ये उत्तरी गोलार्ध वाला भाग इधर झुका हुआ है, तब सूरज की किरणें जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में कम पड़ेगा। जब उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ेगा इसका मतलब यह कि यहाँ पर गर्मी होगा, और गर्मी होगा साथ ही साथ यहाँ पर दिन की अवधि जो होगी वह सबसे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर्दी होगा और दिन की अवधि जो होगी वह सबसे छोटी होगी। इसके विपरीत जब यहाँ पर 21 जून, अब ध्यान से समझना, हम लोग जानते हैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में
1 साल का टाइम लगता है, मतलब 12 महीने का टाइम लगता है। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 6 महीने का टाइम लगेगा। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 3 महीने का टाइम लगेगा। इसका मतलब ये 21 जून की स्थिति है, तो जून में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसका मतलब है 21 सितंबर के आसपास यहाँ पर आएगा। लेकिन 21 जून के बाद 23 सितंबर को यहाँ पर आता है। 23 सितंबर को, अब देखो पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है ना, तो सूरज की किरणें तो इधर से आएंगी, इसका मतलब कहां पर पड़ेंगी? विषुवत रेखा पर पड़ेगा। और जब विषुवत रेखा पर पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि समूचे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होगी, ना तो ज्यादा ठंडी होगी ना तो ज्यादा गर्मी होगी। अब फिर ये यहीं पर रहेगा कि आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा, और ये यहां से लेकर यहां पर पहुंचेगा। कितना टाइम लगेगा? लगभग 3 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है ना? कितना टाइम? लगभग 3 महीने का। अब सितंबर में 3 जोड़ोगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर को यहाँ पर पहुंचेगा। और दिसंबर को जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये बताओ, उत्तरी गोलार्ध इधर भागा हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध इधर है। इसका मतलब सूरज की किरणें जाएंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में कम पड़ेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु होगा। यहाँ तो दिन की अवधि सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर दिन की अवधि सबसे छोटी होगी। सही है कि नहीं? से बिल्कुल सही है। अब यहीं पर रहेगा कि आगे बढ़ेगा? हम लोग कहेंगे आगे बढ़ेगा। इसको फिर यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 3 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि भाई यहां से लेकर यहां तक 12 महीने, तो यहां से लेकर यहां तक 6 महीने, तो यहां से लेकर यहां तक 3 3 3 3, ऐसे ही तो होगा। फिर यहां से लेकर यहां तक 3 महीने। इसका मतलब ये दिसंबर की स्थिति है। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 21 मार्च को यहां पर ऐसे होता है। अब पृथ्वी तो ये ऐसे झुका हुआ है, तो सूरज की किरणें ऐसे जाएंगी, तब कहां पर पड़ेगा? विषुवत रेखा पर पड़ेगा। फिर विषुवत रेखा पर पड़ेगा तो समूचे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि फिर से बराबर होगी, ना तो ज्यादा ठंडी होगा ना तो ज्यादा गर्मी होगी। यही रहेगा कि ये आगे बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे आगे बढ़ेगा। फिर कहां पर पहुंचेगा? यहां पर पहुंचेगा। कौन सा समय होगा? मार्च में 3 जोड़ो, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद फिर ये आ जाएगा, तो 21 जून को यहाँ पर आ जाएगा। और जब 21 जून को यहाँ पर आ जाएगा, फिर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, यहाँ पर सर्दी। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। सही है कि नहीं? से लेकिन यदि हमारी पृथ्वी झुकी हुई ना होती, ऐसे होता, यदि हमारी पृथ्वी झुकी हुई ना होती, ऐसे होता, तब सूरज की किरणें जाती तो पूरा पड़ता, यहां पर आता पूरा पड़ता, यहां पर भी जाता पूरा पड़ता, यहां पर भी जाता पूरा पड़ता। अब बताओ, ये जो दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जा रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन पाया जा रहा, पाया जाता? हम लोग कहेंगे नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये है, जो दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जा रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन पाया जा रहा है, परिक्रमण गति के कारण तो है, साथ ही साथ झुकाव के कारण भी है। यदि हमारी पृथ्वी झुकी हुई ना होती ना, इसका मतलब यह है कि ना तो ऋतुओं में परिवर्तन पाया जाता, ना तो दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता। अब ध्यान से समझना एक पॉइंट और, तो मैं फिगर बना के थोड़ा सा और लिखाऊंगा, समझाऊंगा। अब ध्यान देना, जहां पर गर्मी का समय होगा, तो इसका मतलब जहां पर गर्मी होगा तो उसके ऊपर जो हवाएं होंगी वो भी गर्म होंगी। और जब वो हवाएं गर्म होंगी, इसका मतलब है कि हल्की होंगी। भाई जो चीजें जितना ज्यादा गर्म होगी उतनी ही ज्यादा हल्की होंगी, और जो चीजें जितनी ज्यादा ठंडी होंगी वो चीजें उतनी ही ज्यादा भारी होंगी। तो गर्मी के समय में उसके ऊपर की हवाएं भी गर्म होंगी, और जब गर्म होंगी तो हल्की होंगी, जब हल्की होंगी तो ऊपर उठेंगी, और जब ऊपर उठेंगी इसका मतलब यहाँ पर हवाओं की मात्रा कम बचेगी, और जब कम बचेगी यहाँ पर निम्न वायुदाब होगा। और जहां पर ठंडी होगा तो ठंडी के वाले क्षेत्रों में हवाएं भी ठंडी होंगी। जब हवाएं ठंडी होंगी तो हल्की होंगी कि भारी होंगी? आप कहोगे भारी होंगी। और जब भारी होंगी तो नीचे बैठेंगी कि ऊपर जाएंगी? आप कहोगे नीचे बैठेंगी। अब ये बताओ, हवाएं नीचे बैठेंगी तो यहाँ पर हवाओं की मात्रा कम की ज्यादा? आप कहोगे ज्यादा। और जब ज्यादा होगा तो यहाँ पर उच्च वायुदाब कि निम्न वायुदाब? तो आप कहोगे उच्च वायुदाब। इसका मतलब यह है कि जहां पर गर्मी का समय वहां पर निम्न वायुदाब, जहां पर ठंडी का समय वहां पर उच्च वायुदाब। सही है कि नहीं? से बिल्कुल सही है। अब इसी चीज को हम लोग फिगर में बना के और सारी की सारी चीजें समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी लीजिए। अब ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि ये हमारा सूर्य है, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है सूरज है, ये बिल्कुल बीच में, यहां पर ये वाला भाग मान लेते हैं कि ये हमारा सूरज है। ये वाला कौन सा भाग है? मान लेते हैं कि ये वाला भाग हमारा सूरज है। ये वाला कौन सा भाग है? तो हम लोग कहेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला भाग जो है हमारा, ये है सूरज। अब ध्यान से समझना, ये वाला भाग मान लेते हैं कि ये हमारा सूरज है, और ये वाला भाग मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है। ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है हमारी, ये है, ये हमारी पृथ्वी है। ये
तो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है तो उत्तरी ध्रुव ये होना चाहिए, तो उत्तरी ध्रुव कहाँ पर जाएगा, तो हम लोग कहेंगे क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है इसलिए उत्तरी ध्रुव तो ये हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। विषुवत रेखा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। कर्क रेखा कौन हो जाएगा, हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा। मकर रेखा कौन हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे ये होगा। और इस समय सूरज की जो किरणें आएंगी कहां पर पड़ेंगी, तो हम लोग कहेंगे जो सूरज की किरणें आएंगी वो इस वाली रेखा पर पड़ेगी। कहां पर पड़ेगा, तो हम लोग कहेंगे कर्क रेखा पर पड़ेगा। और जब कर्क रेखा पर पड़ेगा इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, और जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा इसका मतलब ये है कि इस समय, ध्यान देना दोस्तों, इस समय बात करें तो हम लोग कहेंगे इस समय, ये तो विभाजित कर रही, इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में होगा ग्रीष्म ऋतु। क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे इस समय उत्तरी गोलार्ध में होगा ग्रीष्म ऋतु। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूरज की सीधी किरणें पड़ रही हैं। कब की स्थिति है, तो ध्यान देना ये है 21 जून की स्थिति। कब की स्थिति है, तो हम लोग कहेंगे ये 21 जून की स्थिति है। और इसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है कर्क संक्रांति। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कर्क संक्रांति। और क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होता है। ग्रीष्म ऋतु होता है तो बताओ उच्च वायुदाब की निम्न वायुदाब, कहोगे निम्न वायुदाब। क्यों, क्योंकि हवाएं ठंड गर्म होंगी, जब हवाएं गर्म होंगी तो ऊपर उठेंगी, जब ऊपर उठेंगी तो हवाओं की मात्रा कम, इसका मतलब निम्न वायुदाब। इसका मतलब इसी समय यहाँ पर क्या होगा, तो आप लोग कहोगे इस समय यहाँ पर जो होगा वह होगा निम्न वायुदाब। क्या होगा, तो आप कहोगे यहां पर होगा निम्न वायुदाब। हर एक पॉइंट से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से समझना। और इसी को ग्रीष्म ऋतु को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ग्रीष्म आयनांत। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ग्रीष्म आयनांत। इसका मतलब यह है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म आयनांत की दशा कब पाई जाती है, तो कहोगे 21 जून को पाई जाती है। कब पाई जाती है, कहोगे 21 जून को पाई जाती है। अभी मेन पॉइंट तो बताया ही नहीं गया है। कौन सा मेन पॉइंट, इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। जब दिन बड़ा तो रातें छोटी होंगी। इसका मतलब यह है कि इस समय उत्तरी गोलार्ध में आप कहोगे सबसे बड़ा दिन। क्या होगा, आप कहोगे सबसे बड़ा दिन। तो रातें क्या होंगी, आप कहोगे रातें होंगी सबसे छोटी। क्या होंगी, रातें सबसे, तो आप कहोगे रातें होंगी सबसे छोटी। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। यहाँ पर गर्मी तो यहाँ पर सूरज की किरणें कम पड़ेगी तो यहाँ पर सर्दी। यहाँ पर ग्रीष्म आयनांत तो यहाँ पर शीत आयनांत। यहाँ पर निम्न वायुदाब तो यहाँ पर उच्च वायुदाब। यहाँ पर सबसे बड़ा दिन तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन। बिल्कुल उल्टा। तो इसी चीज को यहाँ पर लिख देते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे शीत ऋतु होगा। क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे शीत ऋतु होगा। ध्यान से समझना, यहां पर क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे यहां पर होगा शीत ऋतु। और क्या होगा, शीत ऋतु का मतलब यह है कि यहां पर क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे शीत आयनांत होगा। यह भी कह सकते हैं। क्या होगा, हम लोग कहेंगे यहाँ पर शीत आयनांत होगा। और क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे हवाएं, यहाँ पर शीत ऋतु है तो हवाएं ठंडी की गर्म, आप कहोगे ठंडी। ठंडी तो हल्की की भारी, कहोगे भारी। और भारी होंगी तो नीचे बैठेंगी, इसका मतलब उच्च वायुदाब की निम्न वायुदाब, आप कहोगे उच्च वायुदाब। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर होगा सर जी उच्च वायुदाब। क्या होगा, यहाँ पर होगा उच्च वायुदाब। और क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर जो होगा दिन की अवधि छोटी की बड़ी, तो आप कहोगे दिन सबसे छोटा, रातें सबसे बड़ी। भाई ठंडी के समय में हम लोग जानते हैं कि सारा दिन तो सोने में बीत जाता है। इसका मतलब रातें क्या होती हैं, बड़ी होती है। रातें क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर कहेंगे रातें सबसे बड़ी। क्या कहेंगे, रातें सबसे बड़ी। और दिन क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे दिन क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे दिन जो होगा सबसे
छोटा होगा। क्या होगा? दिन सबसे छोटा होगा। अब ये बताओ पृथ्वी यहीं पर रहेगी कि आगे आएगी? आप कहोगे आगे आएगी। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 12 महीने, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 6 महीने, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में आप कहोगे 3 महीने। कितने? आप कहोगे 3 महीने। तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहां पर बना लेते हैं, ध्यान से समझना। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे, ये क्या है? मान लेते हैं कि हमारी है पृथ्वी। इसका मतलब ये है कि इसमें देखा जाए तो ये वाली हो गई, ये मान लेते हैं कि ये कौन सी रेखा हो गई? ये तो हो गई विषुवत रेखा। ये क्या हो गई? ये मान लेते हैं कर्क रेखा। और ये क्या हो गई? मकर रेखा। अब थोड़ा सा इसमें समझना, क्योंकि सूर्य की किरणें इधर से आएंगी ना, ऐसे ऐसे आएंगी, तो यहाँ पर पड़ेंगी। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। तो सूरज की किरणें आएंगी तो कहाँ पर पड़ेंगी? तो आप कहोगे सूरज की किरणें जो पड़ेंगी वह पड़ेंगी विषुवत रेखा पर। कहां पर? विषुवत रेखा पर। जब विषुवत रेखा पर पृथ्वी सूरज की किरणें पड़ेंगी तो समूचे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर। इसका मतलब इस समय होगा समूचे पृथ्वी पर क्या होगा? तो आप कहोगे दिन रात बराबर होगा। क्या होगा? दिन रात बराबर होगा। और मैंने पहले भी बताया है, दिन और रात बराबर होने की दशा को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। इसका मतलब ये कौन सी तारीख है? जून में 3 जोड़ो, इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 23 सितंबर। क्या है ये 23 सितंबर। 23 सितंबर को विषुव की दशा पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है? पाई जा रही है। इसका मतलब ये है विषुव की दशा। अंग्रेजी में इसी को क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स कहा जाता है। यहीं पर रहेगा कि आगे बढ़ेगा? आप कहोगे आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कहां पर जाएगा? तो हम लोग जानते हैं ये यहां पर जाएगा। कहां पर जाएगा? तो ये यहां पर जाएगा, ये ऐसे। इसका मतलब ये यहां पर जाएगा। अब ध्यान देना, उत्तरी गोलार्ध तो उत्तरी ध्रुव यहां पर, दक्षिणी ध्रुव यहां पर। और क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे ये तो हो गया विषुवत रेखा, ये तो हो गया कर्क रेखा, और ये हो गया मकर रेखा। सूरज की किरणें जाएंगी तो कहां पर पड़ेंगी? तो आप कहोगे सर जी सूरज की किरणें जाएंगी ना, तो ये यहां पर पड़ेंगी। सूरज की किरणें जाएंगी तो कहां पर पड़ेंगी? आप कहोगे सर जी सूरज की किरणें जाएंगी तो यहां पर पड़ेंगी। कब पड़ता है? चलो 23 सितंबर में 3 महीना जोड़ोगे तो कौन सा महीना आएगा? दिसंबर को हम लोग देख लेते हैं। कौन सा महीना आएगा? दिसंबर। और ये होता है 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को सूरज की लंबवत किरणें पड़ती हैं कहां पर? मकर रेखा पर। इसी को कहा जाता है मकर संक्रांति। क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर जी इसी को कहा जाता है मकर संक्रांति। क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर जी इसी को कहा जाता है मकर संक्रांति। कुछ बताना पड़ेगा? सब जानते हो, सिर्फ लिखाना है बस। भाई सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। ये मान लेते हैं विषुवत रेखा है, तो इसके ऊपर वाला तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। चलो आप बताओ क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की शीत ऋतु, बोलो। कहोगे सर जी सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, इसका मतलब क्या होगा? आप कहोगे सर जी ग्रीष्म ऋतु होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा ग्रीष्म ऋतु। अब बताओ ग्रीष्म ऋतु होगा ना, तो हमारे गर्म की ठंडी, आप कहोगे गर्म तो हल्की की भारी, कहोगे हल्की तो ऊपर जाएंगे, इसका मतलब आप कहोगे निम्न वायुदाब। क्या होगा? इसका मतलब ये है यहां पर क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी यहां पर निम्न वायुदाब होगा। क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। इसका मतलब इसी को यहां पर ग्रीष्म ऋतु, तो यहां पर इसी को कह सकते हो ग्रीष्म आयनांत होगा। क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी यहां पर ग्रीष्म आयनांत होगा। क्या होगा? आप कहोगे ग्रीष्म आयनांत होगा। मेन पॉइंट तो अभी लिखा ही नहीं गया। कौन सा मेन पॉइंट? सबसे बड़ा दिन होगा कि छोटा होगा? भाई गर्मी का समय है ना, गर्मी का समय है तो दिन छोटा होगा कि बड़ा? जहां पर गर्मी वहां पर दिन बड़ा, जहां पर गर्मी वहां पर दिन बड़ा। और जब दिन बड़ा तो रातें छोटी। इसका मतलब इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रातें सबसे छोटी, तो हम लोग कहेंगे सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा
दिन। और क्या कहेंगे, सबसे छोटी रातें, सबसे छोटी रातें। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। उत्तरी गोलार्ध में सब इसका उल्टा, यहां पर ग्रीष्म ऋतु तो यहां पर शीत ऋतु, यहां पर निम्न वायुदाब, तो यहां पर उच्च वायुदाब, यहां पर ग्रीष्म आयनांत तो यहां पर शीत आयनांत, यहां पर सबसे बड़ा दिन तो वहां पर सबसे छोटा दिन। जस्ट उल्टा लिख लेते हैं, बाहर खत्म। क्या हो जाएगा, कहानी खत्म। सबसे पहले हम लोग कहेंगे सर जी शीत ऋतु होगा। क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे शीत ऋतु होगा, शीत ऋतु होगा। शीत ऋतु का मतलब यहां पर शीत आयनांत होगा। क्या होगा, हम लोग कहेंगे यहां पर होगा शीत आयनांत। क्या होगा, शीत आयनांत होगा। और क्या होगा, उच्च वायुदाब की निम्न वायुदाब। भाई शीत है, हवाएं ठंडी होंगी तो भारी होंगी, इसका मतलब भारी होंगी तो उच्च वायुदाब होगा। क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। क्या होगा, आप कहोगे उच्च वायुदाब। मेन वाला पॉइंट, दिन छोटा कि बड़ा, गर्मी है ना, सॉरी ठंडी है ना, जब ठंडी है तो दिन छोटा होगा कि रात, दिन छोटा, तो रातें सबसे बड़ी होंगी। इसका मतलब कहेंगे दिन सबसे छोटा। और क्या होंगी, चलो यहां पर लिख देता हूं, रातें सबसे बड़ी, रातें सबसे बड़ी। मतलब जो एक गोलार्ध में होगा दूसरे गोलार्ध में जस्ट उसका उल्टा। पृथ्वी यहीं पर रहेगा कि आगे जाएगा, आप कहोगे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कहोगे 3 महीने लगेगा। दिसंबर में 3 जोड़ो, कौन सा महीना आएगा, मार्च आएगा। चलो बनाते हैं, कौन सा महीना आएगा, तो आप कहोगे सर जी मार्च आएगा। चलिए ये बन गया पृथ्वी, ये क्या बन गया, ये बन गया पृथ्वी। चलिए आगे देखते हैं। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक हो गया विषुवत, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब ध्यान से समझना, ये वाला भाग जो है ये तो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे समझ लो ये वाली स्थिति है। सूरज की किरणें जाएंगी तो कहां पर पड़ेगा, विषुवत रेखा पर पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा, विषुवत रेखा पर पड़ेगा। इसी चीज को, इसका मतलब है जब विषुवत रेखा पर पड़ेगा तो समूचे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर, समूचे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर, तो कौन सा दशा होगा, कहोगे विषुव की दशा होगा। इसी चीज को लिख लेते हैं यहां पर, यहीं पर इसी चीज को लिख लेते हैं। इसका मतलब सूरज की किरणें कहां पर पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर पड़ेगा। इसका मतलब समूचे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर। चलो लिखते हैं, समूचे पृथ्वी पर दिन रात, बोलो भाई बोलो, बराबर। इसका मतलब कौन सा दशा है, हम लोग कहेंगे 21 मार्च की दशा है। ये भी विषुव है कि नहीं है, कहोगे सर जी ये भी विषुव है। मजा नहीं आया, क्या नहीं मजा आया, ये भी विषुव है, ये भी विषुव है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ध्यान से समझना, इसे कहा जाता है शरद विषुव। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शरद विषुव। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बसंत विषुव। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बसंत विषुव। इसे क्या कहा जाता है, बसंत विषुव कहा जाता है। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। कई बार पूछा गया है बसंत विषुव कब होता है, 21 मार्च को होता है। कब होता है, 21 मार्च को होता है। पूरी पृथ्वी तो घुमा दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 4 दशाएं होती हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जल्दी से नोट करो या तो स्क्रीनशॉट लो, और नए नए नियम बताते हैं, जल्दी करो। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, ध्यान देना। मान लेते हैं कि ये हमारी गोलाकार पृथ्वी है। ये क्या है, तो इधर बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारी गोलाकार पृथ्वी है। यदि ये गोलाकार पृथ्वी है तो बिल्कुल बीच में जो होगी ये कौन सी रेखा होगी, ये कौन सी रेखा होगी, बोलो।
आप कहोगे सर जी ये वाली तो विषुवत रेखा होगी और यही पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करेगी। इसके उत्तर में अगर बात करें ये कौन सी रेखा होगी, आप कहोगे सर जी ये जो होगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा होगी। और इधर ये कौन सी होगी, आप कहोगे सर जी ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगी। कौन सी होगी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा। ये तो कर्क ये तो मकर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, तो आप कहोगे सर जी 21 जून को पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पर सूरज की किरणें कब पड़ेंगी, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पर 23 सितंबर को पड़ती हैं। फिर सितंबर के बाद कहाँ आएंगी, यहाँ पर कब, 22 दिसंबर को पढ़ेंगी। 22 दिसंबर के बाद नीचे जाएगा ऊपर, कहोगे सर जी इसके बाद नीचे नहीं जाएंगी, ऊपर जाएगा। कहां पर जाएगा, ऊपर जाएगा। और फिर 22 दिसंबर के बाद ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहां पर कब पहुंचेगा, आप कहोगे 21 मार्च को पहुंचेगा। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान देना, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एक साल में कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कितनी बार पड़ती हैं, कितनी बार पड़ती है। खुद देखो 21 जून को पड़ रहा है ना, फिर यहां से लेकर यहां तक आएगा, फिर यहां से लेकर यहां तक जाएगा, फिर कब पड़ेगा, 21 जून को पड़ेगा। मतलब 21 जून को पड़ा था और फिर से 21 जून को ही पड़ेगा। इसका मतलब ये बताओ, अगर 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जाओगे, 1 महीना तो हो गया, और 1 तारीख से लेकर 1 तारीख तक जा रहे हो, इसका मतलब 1 महीना 1 दिन हो गया। क्या हो गया, 1 महीना 1 दिन हो गया ना। इसका मतलब 21 जून को फिर आओगे तो 1 साल 1 दिन हो जाएगा। इसका मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा पर एक साल में सिर्फ एक बार सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा पर एक साल में सिर्फ एक बार सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, लेकिन इनके बीच के क्षेत्रों में वर्ष में 2 बार सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। कैसे, ध्यान से समझना, बिल्कुल ऐसे। अब ये बताओ 21 जून को सूरज की सीधी किरणें यहां पर पड़ रही हैं, तो उसके एक दिन के पहले कहां पर पड़ेगा, कहोगे हो सकता है सर जी यहां पर पड़ेगा। उसके एक दिन पहले आप कहोगे सर जी यहां पर पड़ेगा। इसका मतलब 20 तारीख को यहां पर, मान लेते हैं ऐसे समझिए 19 को यहां पर, 20 को यहां पर, 21 को यहां पर। 21 के बाद ऊपर जाएगा कि नीचे, फिर 22 को यहां पर, फिर 23 को यहां पर। भाई यहां पर 19 और 20 को भी पड़ा था और तुरंत जस्ट बाद 22 और 23 को भी पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तो साल में एक बार, बाकी इसके बीच के क्षेत्रों में वर्ष में 2 बार सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। कितनी बार पड़ती हैं, आप कहोगे 2 बार पड़ती हैं। सही है कि नहीं से नोट करो, कई बार पूछा गया है कि विषुवत रेखा पर एक साल में सूरज की सीधी किरणें कितनी बार पड़ेंगी, 2 बार पड़ेंगी। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक साल में सूरज की सीधी किरणें कितनी बार पड़ेंगी, सिर्फ 2 बार पड़ेंगी। अब ये बताओ यहाँ पर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो सूरज की सीधी किरणें एक साल में सूरज की सीधी कितनी बार पड़ेगी, 1 बार भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि 23.5 के ऊपर जाएगा ही नहीं, 23.5 के ऊपर जाएगा ही नहीं। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। आगे बात करें, चलिए ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि इस वाले क्षेत्र पर विषुवत रेखा पर साल के 12 महीने 12 घंटे का दिन पाया जाता है और 12 घंटे की रात पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में साल के 12 महीने विषुव की दशा पाई जाती है। लेकिन यहाँ से जैसे जैसे उत्तर की ओर जाओगे ना, जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाओगे ना, ये अंतर जो होता है बढ़ता जाता है। अंतर क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। इधर भी अंतर देखा जाए तो बढ़ता जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर साल के 12 महीने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो जब दिन और रात की अवधि में अंतर होगा उससे ज्यादा, यहाँ पर इससे ज्यादा, इससे यहाँ पर इससे ज्यादा। और इन क्षेत्रों में आपको पता है, इन क्षेत्रों में तो 6-6 महीने का दिन पाया जाता है और 6 महीने की रात पाई जाती है। कैसे, ऐसे समझ लो, ये ऐसे झुका हुआ है ना, तो सूरज की किरणें आएंगी थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से चली आएंगी, तो इस वाले भाग में भी दिन होगा कि नहीं होगा, इस वाले भाग में भी दिन होगा। लेकिन यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी। जब नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर रात होगा। इसका मतलब जो सूरज उत्तरायण होगा यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा तो यहाँ पर तो दिन ही दिन होगा, लेकिन जब दक्षिणायन होगा तो यहाँ पर रात ही रात होगी। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। इसी चीज को लिखते हैं। अब ये बताओ यहाँ पर 6 महीने कब दिन होगा, यहाँ पर 6 महीने रात कब होगी, ये आपको बताना है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा बस। अब ये कहा जाए कि उत्तरी ध्रुव,
क्या होगा? उत्तरी ध्रुव पर। अब ध्यान से बताना, उत्तरी ध्रुव पर 21 मार्च को सूरज की सीधी किरणें यहां पर पड़ रही हैं। 21 के बाद 22 को यहां पर, 23 को यहां पर, 24, 25, 26, 27, उसके बाद कहने का मतलब 21 जून को यहां पर, और जून के बाद 23 सितंबर को यहां पर। इसका मतलब 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच की अवधि में सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी। जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी तो उत्तरी ध्रुव पर दिन ही दिन होगा, रात होगा नहीं होगा। जब यहाँ पर दिन ही दिन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? रात होगा। क्या होगा? रात होगा। इसका मतलब हम लोग कहेंगे 21 मार्च से कहां तक? 23 सितंबर तक। 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होगा? दिन होगा। क्या होगा? दिन होगा। अब बाकी यहां पर क्या होगा? रात होगा। मैं लिखाऊंगा थोड़ा सा कम, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहां पर कब दिन होगा? 6 महीने। तो हम लोग कहेंगे 23 के बाद तो इधर आएगा ना, 23, 24, 25 दिसंबर तक यहाँ, और दिसंबर से 21 मार्च तक यहाँ। इसका मतलब हम लोग कहेंगे दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? कब होगा दिन? दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसी का उल्टा कब से? 23 सितंबर से 21 मार्च। क्या कहेंगे? 23 सितंबर से 21 मार्च, जस्ट उसका उल्टा। दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? 6 महीने दिन होगा, बाकी उसका उल्टा रात होगा। सही है कि नहीं सही है? ये पूरा का पूरा पृथ्वी की गतियों से संबंधित पूरा का पूरा प्रश्न था। हर एक टॉपिक से प्रश्न आया है, हर एक बिंदु से प्रश्न आया है, ध्यान देना। जल्दी से नोट कर लो और फिर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताना। सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भी दिए जाएंगे। फिर भी नहीं समाधान हुआ तो वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे, लेकिन एक एक डाउट लिए जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर बजा देना। और यदि किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना। आपको जल्द से जल्द सभी टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।